हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं EWS एडमिशन के बारे में। और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में EWS एडमिशन से जितनी भी जानकारी होती है इस एडमिशन से जुड़ी हुई, उन सभी जानकारी को कवर करने की। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो ये जानकारी है आपको पसंद आएगी और आपके मन में जितने भी सवाल होंगे उनका जवाब आपको मिल पाएगा। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखिए। अपने आसपास बच्चे जो भी डिज़र्व करते हैं इस कैटेगरी में पढ़ना या फॉर्म भरने के लिए वो पेरेंट्स डिज़र्व करते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर इस जानकारी के बारे में बताइए और थोड़ा सा योगदान समाज को सुधारने में, समाज को जागरूक करने में आप दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये एडमिशन जो EWS एडमिशन है वो होता क्या है और कौन कौन से लोग इसे भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या बच्चे की उम्र होनी चाहिए। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। और हो सकता है बहुत सी ऐसी जानकारी हो जो आपको ना पता हो और इस वीडियो के माध्यम से आपको मिले। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये जो एडमिशन की बात चल रही है, जिसके तहत अगर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होता है तो बच्चा उनका निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा उस स्कूल में, क्या ये जो स्कीम है सभी राज्यों में लागू होती है? क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अदर स्टेट से भी मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और उनके मन में ये सवाल होता है कि दिल्ली के अलावा क्या ये सभी राज्यों में ये स्कीम लागू होती है? तो बिल्कुल होती है। और क्योंकि गवर्नमेंट की जो ये नियम है RTE 2009 के बाद ये लागू हुआ था और सभी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को ये निर्देश दिए गए थे कि जितनी भी उनकी टोटल सीट होती है उसका जो 25% सीट है वो उन लोगों के लिए डिज़र्व किया जाए जो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं एजुकेशन के फील्ड में। उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल पा रही है उनके बच्चों को, तो उन्हें मौका दिया जाए, उनको 25% सीट पर उनको एडमिशन देने का मौका दिया जाए ताकि उनके बच्चे भी आगे बढ़ पाएं। तो अब दूसरा सवाल उठता है कि किन दो कैटेगरी में बच्चों का एडमिशन होता है। तो देखिए, ये जो एडमिशन होते हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं, एक होता है EWS कैटेगरी और एक होता है DG कैटेगरी। और तीसरा सवाल उठता है कि कौन कौन से लोग या बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए, दो कैटेगरी में मैंने आपको बताया कि दो कैटेगरी में एडमिशन्स होते हैं, एक EWS कैटेगरी और एक DG कैटेगरी। EWS कैटेगरी के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। देखिए, EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। वो लोग जिनकी आय 1 लाख से कम होती है उन लोगों को EWS कैटेगरी के अंदर रखा गया है इस एडमिशन के लिए, EWS एडमिशन के लिए। और DG कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, या जो बच्चे अनाथ होते हैं, या जो बच्चे ट्रांसजेंडर होते हैं, या जो बच्चे HIV पॉजिटिव होते हैं, या HIV पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, या वो बच्चे जो दिव्यांग होते हैं। इन सभी बच्चों को DG कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ये दो कैटेगरी है, एक EWS और एक DG कैटेगरी। और कौन कौन से बच्चे इसके अंदर आते हैं वो भी मैंने आपको डिफाइन किया। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है कि ये जो फॉर्म है ये किस किस क्लास में भरे जाते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म है 3 क्लासेस में भरे जाते हैं। पहला है प्री नर्सरी, जिसे आप नर्सरी भी कह सकते हैं, दूसरा होता है KG क्लास और तीसरा फर्स्ट क्लास। इन तीनों क्लास में आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं उम्र के हिसाब से, क्योंकि तीनों क्लासों में अलग अलग उम्र सीमा रखी गई है। और नेक्स्ट जो सवाल है वो है बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए, बच्चे की उम्र सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नर्सरी क्लास में एडमिशन होता है, फिर KG में होता है, फिर फर्स्ट में होता है। और ये आप 3 साल लगातार भर सकते हैं। मान लीजिए इस साल आपने अपने बच्चे का नर्सरी क्लास में फॉर्म भरा और आपके बच्चे का नाम लॉटरी में नहीं आया, तो आप ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं भर सकते, आप अगले साल दोबारा अपने बच्चे का फॉर्म KG क्लास में भर सकते हैं। और KG में भी नहीं आया तो आप फर्स्ट में भर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहूँगी कि देखिए, पूरी तरह से आपको इस फॉर्म के ऊपर उम्मीद लगाकर नहीं बैठना है कि आप फॉर्म भरेंगे तो बच्चे का नाम आएगा ही आएगा। ये आपके लिए एक मौका होता है और बहुत अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका होता है इस फॉर्म को भरने का। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप डिज़र्व करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप ज़रूर भरिए और अपने बच्चे का उम्र के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। नर्सरी क्लास की अगर मैं बात करूं तो देखिए, नर्सरी क्लास में अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं तो आपके बच्चे की एज
3 से लेकर 5 साल होनी चाहिए। और केजी क्लास में अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके बच्चे की उम्र 4 से लेकर 6 साल होनी चाहिए। और फर्स्ट क्लास में अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके बच्चे की उम्र 5 से लेकर 7 साल होनी चाहिए। यहाँ देखिए एक और उम्र सीमा है, वो CWSN कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है, मतलब जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनके लिए है। अगर दिव्यांग जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं इस कैटेगरी में, वो बच्चे DG कैटेगरी में ही आते हैं, और अगर उसमें अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनकी जो एज सीमा है वो नर्सरी क्लास के लिए 3 से लेकर 9 साल है। केजी क्लास के लिए उनकी एज सीमा 4 से लेकर 9 साल है, और फर्स्ट क्लास के लिए उनकी एज सीमा 5 से लेकर 9 साल है। तो ये CWSN कैटेगरी के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है EWS कैटेगरी में फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है क्योंकि पिछले साल भी बदलाव हुए थे, इस साल भी बदलाव हुए हैं, और ये जो जानकारी है सभी पेरेंट्स के लिए, चाहे वो नए हों चाहे पुराने हों, जिन्होंने पिछले साल फॉर्म भरा था उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इस साल भरना है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2024 और 25 के सत्र में जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए EWS कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरने के लिए, मान लीजिए कि आप EWS कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं, मतलब आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इस बेस पे अपने बच्चों का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले बच्चे की उम्र पूछी जाती है और उम्र के हिसाब से ही आपको क्लास मेंशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट। और देखिए यहाँ पर जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत से पेरेंट्स सवाल करते हैं कमेंट के माध्यम से कि हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है किसी और स्टेट का है, कहीं और हमारा बच्चे ने जन्म लिया था वहाँ का है, तो क्या वो यहाँ पर वैलिड होगा दिल्ली के अंदर। देखिए मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ और दिल्ली में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं मैं उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। तो दिल्ली के अंदर अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो कहीं का भी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा, किसी भी स्टेट का हो, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है EWS कैटेगरी में फॉर्म भरने के लिए, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है, देखिए इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आप उसी कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। और देखिए इनकम सर्टिफिकेट लेकर कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजन है, जब तक गाइडलाइंस नहीं आ जाती है अभी 2024 और 25 के सत्र की गवर्नमेंट की तरफ से, DOE की तरफ से, तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट में कोई बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि जानकारी आ रही है कि EWS जो सर्टिफिकेट है वो अब 5 लाख का भी वैलिड होगा। तो अभी कहना बिल्कुल भी सही नहीं है जब तक DOE की गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग नहीं आती है। तो फिलहाल के लिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आप 1 लाख से कम का ही इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए, क्योंकि अभी तक की जानकारी के हिसाब से अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप अगर इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम वैलिड होगी वो 1 लाख से कम की ही वैलिड होगी। और देखिए इनकम सर्टिफिकेट के अलावा भी आप 3 डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, और अगर आपके पास मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, आप नहीं बनवा पाए हैं, तो ये जो 3 अब मैं बताने जा रही हूँ डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स होता है तो आप इसे भी लगाकर ये फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए पहला है BPL कार्ड। अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास आय कार्ड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है, फूड सिक्योरिटी कार्ड है, वो जो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उससे भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी पिछले साल उसमें मैंने बताया भी था कि फूड सिक्योरिटी कार्ड आपका किस तरह का होता है और वो किस तरह का फूड सिक्योरिटी कार्ड आपका वहां पर वैलिड होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट हो आपके पास, या BPL कार्ड हो, या आय कार्ड हो, या फूड सिक्योरिटी कार्ड हो, इन चारों में से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप EWS कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास होना चाहिए एड्रेस प्रूफ। देखिए आप इस फॉर्म को भरने के लिए तभी एलिजिबल हैं अगर आप 3 साल से इस दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, और एड्रेस प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म को भरने के लिए।
बट एड्रेस प्रूफ के लिए आप बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपके ऑप्शन में होते हैं जिसे आप लगा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है राशन कार्ड। अगर आपका राशन कार्ड है और उसके ऊपर एड्रेस मेंशन है जहाँ आप रहते हैं, जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, वो आपका वैलिड होगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैलिड होगा। आधार कार्ड आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। वोटर आईडी कार्ड आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। वाटर का जो बिल आता है, पानी का जो बिल आता है, उसे लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। पासपोर्ट आप लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। देखिए, पासपोर्ट आप बच्चे का भी लगा सकते हैं, मम्मी का, पापा का, जिसका भी पासपोर्ट हो उसका आप लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लगा सकते हैं, चाहे मम्मी का हो चाहे पापा का हो, दोनों में से किसी के भी नाम का हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लगा सकते हैं। तो ये एड्रेस प्रूफ के अंदर ऑप्शंस होते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होता है वो आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी। बहुत से पेरेंट्स सवाल करते हैं और अभी करंटली भी सवाल आया था कि वो बोलते हैं कि मैम हमारा जो एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स हम लगाना चाहते हैं उस एड्रेस पे हम नहीं रहते हैं, हम कहीं और रहते हैं। तो देखिए, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आप वो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं और आपके बच्चे का नाम लॉटरी लिस्ट में आ जाता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि देखिए, पिछले साल और उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि जिन भी बच्चों का नाम आया था लॉटरीज में, स्कूल की तरफ से इंक्वायरी के लिए उस एड्रेस पर स्टाफ भेजे गए थे, ये पता करने के लिए कि उसी एड्रेस पे पेरेंट्स रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जहाँ रहते हैं वहीं का एड्रेस प्रूफ लगाइएगा। और क्योंकि जहाँ आप रहते हैं उसी के अराउंड जो स्कूल होते हैं वो आपके लिए सुटेबल होते हैं और उन्हीं स्कूलों को आप अपने ऑप्शन में ले सकते हैं जब भी स्कूल सिलेक्ट करने का फॉर्म में ऑप्शन आता है उस समय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये उन दोनों पेरेंट्स के लिए, जो पुराने जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए भी और जो अब फॉर्म भरेंगे उनके लिए, दोनों ही पेरेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है ये जानकारी। और अब बात करती हूँ मैं कि बहुत ही जो बड़ा चेंजेस आया है इस साल DOE की तरफ से। उन्होंने नोटिफिकेशन देकर हम सभी को बताया था कि इस साल जो आधार कार्ड है वो कंपलसरी होगा पेरेंट्स का। जब भी हम फॉर्म भरते हैं, रजिस्टर करते हैं फॉर्म में, वहाँ पे पेरेंट्स के आधार कार्ड को ही बेस माना जाएगा और उसी के बेस पे बच्चों का फॉर्म भरा जाएगा। तो आधार कार्ड पेरेंट्स का बहुत ही कंपलसरी है। तो EWS कैटेगरी में आप अगर बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए। पहला बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा अपनी इनकम प्रूव करने के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, BPL कार्ड लगा सकते हैं, आई कार्ड लगा सकते हैं और 4 सिक्योरिटी कार्ड लगा सकते हैं। और तीसरा डॉक्यूमेंट्स है एड्रेस प्रूफ, मतलब आप कहाँ रहते हैं दिल्ली के अंदर वो आपको प्रूव करना है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। और चौथा है आपका आधार कार्ड जो पेरेंट्स का है, कंपलसरी है। अब बात करते हैं अगला कि जो पेरेंट्स DG कैटेगरी में अपने बच्चों का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बहुत से पेरेंट्स हैं यहाँ पर एक सवाल करते हैं कि मैम हम DG में भी आते हैं, EWS में भी आते हैं, हम किस कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भरें, दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पुख्ता और बिल्कुल सही हो उसी डॉक्यूमेंट्स को बेस मानकर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उस कैटेगरी में फॉर्म भरना है। और दोनों ही कैटेगरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि DG कैटेगरी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, सबसे पहला उसमें भी था EWS कैटेगरी में भी और DG कैटेगरी में बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला बर्थ सर्टिफिकेट है। दूसरा जो सर्टिफिकेट है ये प्रूव करने के लिए कि आप DG कैटेगरी में आते हैं। तो DG कैटेगरी में मैंने जैसे कि वीडियो के पहले में ही बताया आपको कि जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये कास्ट होती है, कास्ट डिवाइड की हुई है, तो जो ST से बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो SC से होते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को लेके भी कंफ्यूजन है लोगों के मन में। यहाँ 2 तरह के सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं OBC के। एक होता है
नॉन क्रीमी लेयर और एक होता है क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होता है वो उन पेरेंट्स का बनता है जिनकी आय लिमिट 8 लाख से नीचे होती है, उन सभी लोगों का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है। तो ये कास्ट से रिलेटेड हुआ, जो एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो एसटी से और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से, इसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है और वो भी दिल्ली का बना हुआ, तभी आप इस फॉर्म को दिल्ली के अंदर भर सकते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी पिछले नियम के अनुसार, और अभी भी मुझे लगता है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो दिल्ली का ही बना होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट पेरेंट्स का भी वैलिड होता है, पापा का, जो बच्चे के पापा हैं उनका सर्टिफिकेट वैलिड होता है। बट मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि एडमिशन के टाइम में तो फादर का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, लेकिन कुछ टाइम लिमिट होती है, उसके बाद आपको बच्चे का सर्टिफिकेट देना ही होता है स्कूल को। तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि अगर बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनवाया नहीं है तो प्लीज़ आप बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एडमिशन के बाद भी स्कूल आपसे बच्चे का सर्टिफिकेट डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं। एडमिशन तो हो जाएगा मगर बाद में आपसे बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, उसके लिए आपको टाइम लिमिट दी जाएगी। अब बात होती है कि ये तो कास्ट से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं उनके बारे में हो गई। अब बात होती है कि ऑर्फन, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑर्फन मीन्स जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका भी आप फॉर्म भर सकते हैं, उसका भी सर्टिफिकेट आप लगाकर फॉर्म भरेंगे। ट्रांसजेंडर होगा, उनका सर्टिफिकेट लगाकर आप फॉर्म भरेंगे। और HIV पॉजिटिव बच्चे, देखिए जो बच्चे HIV पॉजिटिव होते हैं या HIV पॉजिटिव पेरेंट्स के साथ रहते हैं, दोनों का ही फॉर्म आप भर सकते हैं, बट उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और CWSN कैटेगरी के बच्चे, वो बच्चे जो दिव्यांग होते हैं, उनका भी फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसके लिए आपको देखिए गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उनसे सर्टिफाइड जो प्रूव होगा, जो सर्टिफिकेट होता है वो माना जाता है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं उससे अगर आप सर्टिफिकेट बनवा के लाते हैं तो वो वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगा। साफ साफ DO की गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली वीडियो में जब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगी डिटेल में, तब मैं वहाँ पर आपको ज़रूर बताऊँगी और दिखाऊँगी DO की गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है। तो DG कैटेगरी को प्रूव करने के लिए देखिए आपको SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लगता है, ऑर्फेंस और ट्रांसजेंडर और HIV पॉजिटिव या CWSN में अगर आप भरना चाहते हैं तो इन सभी के बच्चों का जो है इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाना होगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ सेम होता है जैसे ही EWS में हमने बताया, डिस्कस किया कि EWS कैटेगरी में हमने एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लगा सकते हैं, वैसे ही सेम डॉक्यूमेंट्स आप DG कैटेगरी में एड्रेस प्रूफ के लिए लगा सकते हैं। और आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स, ये भी सेम वही कंपलसरी रहेगा, बस यहाँ पे चेंजेस होता है आपका जो DG कैटेगरी है उसे प्रूव करने के लिए आप क्या सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दोनों के सेम होते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि फॉर्म कब निकलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्म कब निकलते हैं। आपको जैसे कि पता है कि दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, दिल्ली के अंदर नर्सरी एडमिशन्स होते हैं और प्राइवेट स्कूलों में फॉर्म निकलते हैं। जनरल जो लोग होते हैं, जनरल कैटेगरी के, जो फी देके अपने बच्चों का एडमिशन करते हैं, वो फॉर्म निकलते हैं और उस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया होती है। बच्चों का लॉटरी लिस्ट में नाम आता है, उनका एडमिशन प्रोसेस होता है और एडमिशन प्रोसेस होने के बाद मतलब जो जनरल कैटेगरी के बच्चों की सीट्स होती है स्कूल में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 40% अगर 40 सीट होती है तो उसमें 25% सीट जो होती है इन कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है। तो वो जब तक सीट नहीं भरेगी तब तक पता नहीं चलेगा कितने बच्चों का एडमिशन हुआ और उसके अकॉर्डिंग कितनी सीट्स खाली होंगी, तो उस पर बच्चों का एडमिशन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग नर्सरी जनरल कैटेगरी के जो नर्सरी एडमिशन होते हैं, उन एडमिशन के होने के बाद ही ये फॉर्म निकाले जाते हैं। पिछले साल फरवरी के मंथ में निकल गए थे और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल भी फरवरी के मंथ में फॉर्म निकल जाएंगे, बट अभी तक कोई भी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन या सर्कुलर नहीं आया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। बहुत से पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ना हर स्कूल में जाके अलग अलग फॉर्म भरना होगा, ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, बट ऐसा नहीं है। आप घर बैठे अपने आप अपने हाथों से, अपने मोबाइल के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू या किसी रिलेटिव से या किसी साइबर कैफ से बैठकर
आराम से घर बैठे सभी स्कूलों में फॉर्म भर सकते हैं और ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, बहुत ही आसान होती है और मैं अपने वीडियो के माध्यम से हर साल बताती हूँ कि फॉर्म कैसे भरा जाता है और पूरा मैं लाइव आपके सामने लेकर आती हूँ। मैं बाकायदा एक बच्चे का फॉर्म भरती हूँ अपने हाथों से और पिछले साल भी मैंने दो बच्चों का फॉर्म भरा था और उनमें से एक बच्चे का नाम लॉटरी लिस्ट में आया था और आज वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में। और बहुत ही खुशी होती है जब मैंने फॉर्म भरा और उसके बच्चों का नाम आया, बहुत ही खुशी हुई मुझे और मैं उम्मीद करती हूँ इस बार आप भी फॉर्म भरें और आपके बच्चे का भी नाम किसी ना किसी स्कूल में ज़रूर आए। तो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस फॉर्म से जुड़ा हुआ कि क्या किसी तरह की फीस भी देनी होती है। बहुत से पेरेंट्स डरते हैं कि मैम एडमिशन तो हो जाएगा बट फीस अगर मांगने लगे तो स्कूल वाले क्या होगा, ये फीस लगेगी वो फीस लगेगी। फीस किसी भी तरह की देनी नहीं पड़ती है अगर इस कैटेगरी में आपके बच्चों का एडमिशन होता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है। नेक्स्ट जो सवाल है कि किस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाता है और किस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी इस फॉर्म से रिलेटेड पता चलती है। तो वो वेबसाइट है www.edul.nic.in। ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको इस फॉर्म से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, सारी जानकारी अवेलेबल होगी। आप सारी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूँगी www.edul.nic.in। ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट। बहुत से पेरेंट्स के मन में ये डाउट होता है, जिन्होंने फॉर्म भरा था पिछले साल उन्हें पता ही होगा बट इस साल जो नए पेरेंट्स भरना चाहते हैं उनके मन में जो डाउट होगा, बहुत ही बड़ा डाउट है ये कि फॉर्म ऑनलाइन होगा बट आप फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे तो आप कितने स्कूल में आप फॉर्म भरेंगे, क्या अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए बिल्कुल भी नहीं, आपको एक ही फॉर्म भरना है, एक ही रजिस्ट्रेशन करना है एक ही बार और एक ही फॉर्म भरना है और उसी फॉर्म में आप अनलिमिटेड स्कूलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अनलिमिटेड स्कूल का मतलब आप जितना चाहें उतने स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका मन पसंदीदा स्कूल हो। नहीं पसंद होता उसे छोड़ सकते हैं, उस स्कूल को स्किप कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि इस स्कूल में आपने सपना देखा है अपने बच्चों को पढ़ाने का, तो उन स्कूलों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 0 से लेकर 6 किलोमीटर तक कोई भी आपके एरिया में स्कूल आता है, आप सारे स्कूलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी कोई दौड़ा नहीं है, सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी स्कूलों की। और आप चाहें तो जो मनपसंद स्कूल है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको कर सकते हैं, बाकी को छोड़ सकते हैं। बट 6 से ऊपर 6 किलोमीटर से ऊपर अगर आपको स्कूल चॉइस करने का जब फॉर्म में मौका मिलता है तो वहाँ पे केवल 5 स्कूलों को सिलेक्ट करने का ही मौका आपको मिलता है। बट 0 से लेकर 6 किलोमीटर बहुत दूरी हो जाती है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत है। और इतने किलोमीटर के अंडर में अगर स्कूल आते हैं, जितने भी स्कूल आते हैं, आप सभी स्कूलों को सिलेक्ट करिए और अपने बच्चे को कहीं ना कहीं मौका ज़रूर मिलता है। और लास्ट ईयर मैंने देखा, मैंने स्कूल बहुत छोड़े थे, जिस बच्चे का मैंने फॉर्म भरा था बहुत स्कूलों को छोड़ा था बट फिर भी उसका स्कूल में नाम आ गया था, क्योंकि उनके पेरेंट्स का कहना था कि इन स्कूलों में भरना था। तो मैंने जो मेन स्कूल थे उनमें ही भरा था और फिर भी उसका नाम आया था। बट आप अनलिमिटेड स्कूल भर सकते हैं, जितनी भी लिस्ट में आती हैं स्कूल आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है पेरेंट्स के मन में कि किन स्कूलों में भरें, कितने स्कूलों में भरें। तो 0 से लेकर 6 किलोमीटर तक आप अनलिमिटेड सभी स्कूलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 किलोमीटर से ऊपर आप केवल 5 स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लगभग मैंने बहुत सारे सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश की है। EWS एडमिशन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी थी मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में कवर कर पाऊँ। बट फिर भी जैसे कि मैंने आप वीडियो में पहले भी बोला, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी सवाल आपके मन में होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका जवाब देने की, ताकि आप तक समय से जो जानकारी है वो पहुंचे, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके और आप अपने बच्चे का फॉर्म बिल्कुल रिलैक्स होके भर सके, बिना किसी डर के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। और यहाँ लास्ट में एक बात और बोलना चाहूँगी दोबारा से, अपने बच्चे का जो फॉर्म है अगर डिज़र्व करते हैं तो आप ज़रूर भरिए, बिल्कुल भी ये मौका मत गवाइए। उम्मीद बिल्कुल नहीं रखनी है कि मेरे बच्चे का फॉर्म जो नंबर है लॉटरी में इस साल ज़रूर आएगा, ऐसा उम्मीद लगा के बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि फॉर्म
जो सीट होती है वो लिमिटेड होती है और जो फॉर्म भरे जाते हैं वो बहुत गुना, मतलब अगर 10 सीट है तो उस पर मान लीजिए 500 बच्चों का फॉर्म भरा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उन 500 में से केवल 10 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, 10 बच्चों का ही लकी ड्रॉ में नाम आएगा। तो उम्मीद ज़्यादा लगा के नहीं बैठना है, बट ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे का नाम नहीं आएगा। मेरे पास प्रूफ है, मैंने बच्चों का फॉर्म भरा है, आता है और आता ही है, पता नहीं कब आ जाता है लेकिन आता ज़रूर है। तो आप बिना डरे, बिना झिझके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने बच्चे का फॉर्म भरिए और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम हो, मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से आपके कन्फ्यूज़न, आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि DOE एक हेल्पलाइन नंबर भी हर साल निकालती है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी जब गाइडलाइंस आएगी तो हेल्पलाइन नंबर जारी की जाएगी, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर हालांकि सेम ही रहती है, क्योंकि 2-3 साल से मैं भी वीडियो बना रही हूँ, तो उससे पिछले साल भी सेम थी, पिछले साल भी सेम थी, बट अभी जनरेट नहीं होगा। जैसे ही गाइडलाइंस आएगी, DOE की तरफ से कोई भी सर्कुलर आएगा, मैं आपको उसकी जानकारी दूंगी और आपको बताऊंगी। वहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और वहाँ से जो जानकारी आपको मिलेगी वो बिल्कुल सटीक होगी, कोई भी वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।